हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग रेशियो का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और आपको पता है कि हम लोग रेशियो में एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। और पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, 2-3 क्लास थ्योरी में लगेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि थ्योरी में आपका पूरा कंसेप्ट जब आपका ठीक हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको कल कराए थे हम, और कुछ थ्योरी भी करा दिए थे। हर थ्योरी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कराए थे। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम लोग थ्योरी में क्या क्या देखे थे, है ना। तो कल हम लोग थ्योरी में देखिए क्या देखे थे पहले क्या, रेशियो, है ना। रेशियो देखे थे, जैसे रेशियो देखे थे। रेशियो बोले तो अनुपात। जैसे देखे थे कि ए अनुपात बी। ए अनुपात बी अगर कहीं लिखा है तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि ए इज टू बी, या इसी को पढ़ सकते हैं ए बाई बी, है ना। इसी को पढ़ सकते हैं ए बाई बी, है कि नहीं। और इसमें आपको बताए थे कि इस वाले पद को हम लोग बोलेंगे पूर्व पद। क्या बोलेंगे? पूर्व पद, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ पद। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ पद, है ना। तो कल ये सब चीज आपको सिखाए थे। तो ए अनुपात बी का अर्थ है कि ए इज टू बी या ए बाई बी। उसी तरह से आपका ये अनुपात की बात है। अनुपात, है ना। एक होता है समानुपात। समानुपात समानुपात में आपको पढ़ाए थे कि यदि कहीं लिखा हो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, आपको पढ़ाए थे ऐसा, है ना। ऐसा पढ़ाए थे। अनुपात में ऐसा पढ़ाए थे। और अनुपात में एक बात भी लिखवाए थे कि दो सजातीय राशियों के बीच, है ना, क्या पढ़ाए थे कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। आपको कल का क्लास लेक्चर नंबर 1 देखिएगा तो उसमें पढ़ाए थे कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। और इसमें समानुपात में 4 को आ जाता है। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे आपका, इसको लिखेंगे रीड एज। रीड एज इसको पढ़ेंगे ए इज टू बी एज सी इज टू डी, ऐसे पढ़ सकते हैं। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी, है ना। ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं कि दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो इसको लिख सकते हैं कि ए गुने डी बराबर लिख सकते हैं बी गुने सी। तो इसी को लिख सकते हैं कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको हमने कल ऐसा पढ़ाया था। और इसमें हम क्वेश्चन भी कराए थे। कि यदि किसी संख्या का प्रथम 3 पद, जैसे मान लीजिए कि 5 अनुपात 10 अनुपात 15 दिया है, तो चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद हम मान लेंगे x। देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये क्या है? चौथा पद, है ना। तो चौथा पद क्या होगा? तो आपको समझाया कि दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से करेंगे, है ना। तो देखिए अब हो जाएगा 5 गुने कितना? x। 5 में x से गुना 5x बराबर 10 गुने 5 कितना हो जाएगा? 50। तो 5x बराबर यदि 50 दे रहा है तो 5 से कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए? x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए सॉरी यहाँ तो गलत हो गया। 5 गुने x 5x और 15 ये 150 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 150 हो जाएगा। 15,150 150, है ना। 150। तो इससे 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे तो आपका 5 एकम 5, 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 तिया 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ x का मान आ जाएगा 30, है ना। x का मान कितना आ जाएगा? 30। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। प्रथम 3 पद 5 10 15 दे तो चतुर्थ पद क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है। तो ऐसा हमने कल करा दिया था, है ना। ऐसा आपको कराया था। या इसी में एक और क्वेश्चन पूछे कि अंतिम 3 पद दे दे। इसी में दे दे अंतिम 3 पद। जैसे दे दे अंतिम 3 पद, मान लीजिए दे दे 8 6 और यहाँ दे दे 4, है ना। अंतिम 3 पद। तो कहेगा कि प्रथम पद क्या होगा? तो हमने प्रथम पद को क्या मान लिया? x।
तो अब बताइए यहाँ समानुपात लग जाएगा, तो पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा, है कि नहीं। पहला गुने चौथा, दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। अब 8 से गुना करेंगे तो 4 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, x में 8 से करेंगे तो कितना जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 6 चौका 24। तो 8 से ही कर जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 3, x का मान कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से पूछ सकता है। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये कौन चौथा पद। तो कह देगा क्वेश्चन कि अंतिम 3 पद, मतलब अंतिम 3 पद दिया है तो पहला पद क्या होगा, तो पहला पद को हमने क्या मान लिया x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इस तरह से हम लोग इतना किए थे। और एक और चीज किए थे हम लोग कल, वो आपको बता रहे हैं क्या किए थे, ध्यान दीजिए। एक किए थे हम लोग मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती आपको समझाया था कि अंडर रूट क्या होता है ए बी। एक होता है तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, है ना। तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, तृतीय समानुपाती होता है b² a, और इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। तो इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करा दिए थे। तो उम्मीद है कि आप जो कल पढ़ाए थे उसको हमने थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करा दिया। और इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट आगे क्या होगा, है ना। देख लीजिए आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ए आपका अगला टॉपिक। देखिए कह रहा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है समांतर माध्य, और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, है ना। तो अर्थमेटिक मीन में देखिए क्या करना है और ज्योमेट्रिक मीन में देखिए क्या करना है ना। अर्थमेटिक मीन, है ना। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो आप देख लीजिए क्या होता है। अर्थमेटिक मीन इसको हम लोग बोलते हैं AM, इसको हम लोग क्या बोलते हैं AM, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं AM। तो AM बराबर क्या होता है, जैसे देखिए A प्लस B बाई क्या होगा 2, है ना। उसी तरह A प्लस B प्लस C बाई क्या होगा 3। उसी तरह हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D बाई कितना 4, है ना। देखिए ये 2 पद है तो बट्टा में 2, 3 पद है तो बट्टा में 3, 4 पद है तो बट्टा में 4। इसका मतलब क्या है, ये तो एक औसत है ना, ये तो क्या है एक औसत है, एवरेज है। तो इसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा, इसी तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ते रहता है कि नहीं। इसी तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ता है। मतलब अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य का मतलब क्या होता है एवरेज, एवरेज को ही बोलते हैं समांतर माध्य। देखिए a प्लस बी बाई 2, देखिए a b 2 पद तो बट्टा में 2 से भाग, 1 2 3 पद तो 3 से भाग, 1 2 4 पद तो 4 से भाग। देखिए a b c d 4 पद तो 4 से भाग। तो जितने पद हैं उससे भाग दे, इसका मतलब वो एवरेज होता है, औसत होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। उसी तरह से एक होता है ये ज्योमेट्रिक मीन GM, है ना। एक होता है GM ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में देखिए क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में होता है AB पे पावर कितना हो जाता है 1/2, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट AB, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं कि ABC, तो इस पे कितना हो जाएगा 1/3। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ABCD, है ना। तो इस पे कितना लिख सकते हैं 1/4। तो इसी तरह से डॉट 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 आगे चलते रहता है, इसी तरह से डॉट 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 आगे चलते रहता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, है ना। ज्योमेट्रिक मीन, है ना। ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य। और ये क्या है अर्थमेटिक मीन, ये क्या है अर्थमेटिक मीन, है ना। तो अर्थमेटिक मीन कैसे काम करेगा और ज्योमेट्रिक मीन कैसे काम करेगा, आप इस चीज को ध्यान दीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाते जाते हैं। तो अब एक और इसमें होता है आपका हार्मोनिक मीन, एक और होगा हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। आइए वो देखते हैं क्या होता है ना। आइए देखते हैं वो क्या होता है। हो गया। देख लीजिए हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, इसको हम लोग HM बोलते हैं। जैसे ई कैसे होगा तो 2 × 2/1/a प्लस 1/b। अगर इसको हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 2ab/a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। या इसी को लिख सकते हैं 4/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d,
डी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, हल करके इसी तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ये डॉट 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 ऐसे चलते रहता है, ये डॉट 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 ऐसे चलते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो आपको इसमें तीन चीज सीखा है, तीन चीज क्या क्या सीखा है वो समझिए। एक तो अर्थमेटिक मीन सीखा है, अर्थमेटिक मीन जैसे a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई कितना 4, मतलब जितना ऊपर नंबर होगा, है ना, जितना नंबर होगा बटन में उतना ही संख्या से भाग देना होगा, उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। और ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मीन, जैसे ज्योमेट्रिक मीन a प्लस बी पर पावर कितना 1/2, 1/2 का मतलब रूट हो जाएगा तो अंदर में चला जाएगा, तो ये आपको बताए थे। और ये आपका हो गया हार्मोनिक मीन, हरात्मक मान, है ना। तो देखिए हरात्मक मान 2/1/a प्लस 1/b, इसको जब हल करेंगे तो आएगा 2ab बटा a प्लस b, इसको हल करेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ। तो उसी तरह से ये डॉट 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 आगे चलते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और एक होता है अर्थमेटिक मीन। तो इसमें तीन तरह के होते हैं, है ना, तीन तरह के होते हैं, है ना। तो वो तीन तरह आप लोग देख लिए, है ना, तीन तरह के होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब इन सभी में संबंध, तीनों में क्या संबंध होगा, है ना। फॉर टू नंबर फॉर टू नंबर, फॉर टू नंबर्स, मतलब आके देखते हैं इनमें संबंध। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे दिया है a, तो a बराबर क्या होता है a प्लस बी बाई टू, उसी तरह से होता है gm, तो gm इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ab, उसी तरह से एक होता है hm, हरात्मक मान, हरात्मक मान क्या होता है 2ab बटा a प्लस बी। देखिए अर्थमेटिक मीन आपको बताए थे कि a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन 2ab बटा a प्लस बी, ऐसा होता है ना। तो अब देखिए इसमें क्या क्या संबंध हो सकता है। तो देखिए संबंध क्या होता है, जैसे इसमें संबंध दे सकता है ना, इसमें संबंध दे सकता है कि एक संबंध होता है कि am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, है ना। देखिए am gm और क्या होता है hm, मतलब सबसे बड़ा कौन है अर्थमेटिक मीन, तब कौन है ज्योमेट्रिक मीन, और तब कौन है हार्मोनिक मीन। तो इससे एक सवाल पूछ दिया था आपका एनटीपीसी में, है ना, एनटीपीसी में एक सवाल पूछ दिया था आपका कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है अर्थमेटिक मीन, तब कौन है ज्योमेट्रिक मीन, और तब कौन है हार्मोनिक मीन। तो सबसे छोटा हार्मोनिक मीन, सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, और बीच वाला जो पूछेगा वो कौन होता है, ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन ये कब होता है इसके लिए भी शर्त हो, ये कब होता है फॉर टू नंबर। जैसे मान लीजिए कि ए एवं बी दोनों, ध्यान दीजिए, दोनों भिन्न हो, दोनों क्या हो भिन्न हो, है ना, दोनों भिन्न हो, तब ऐसा संबंध होगा। ए एवं बी दोनों क्या है भिन्न है, मतलब दोनों अलग अलग है, तब ऐसा संबंध होगा। फिर अगर इसी तरह से आपका ऐसा भी पूछ सकता है ना, ऐसा भी पूछ सकता है। जैसे एक संबंध ये भी होता है, जैसे आपको तो एक ये हो गया, एक और संबंध होगा इन दोनों में, दूसरा देख लीजिए टॉपिक क्या संबंध होता है। तो वो होता है कि am बराबर gm बराबर hm, तीनों बराबर होगा। तीनों बराबर कब होगा, जब a बराबर b हो, क्या हो, जब a बराबर b हो। जब दो संख्या बराबर हो, a और b भी बराबर हो आपस में, तो इन तीनों में संबंध भी बराबर होता है। और एक और संबंध होता है, वो जरा देख लीजिए, वो होता है आपका, ध्यान दीजिए, वो होता है gm बराबर अंडर रूट am गुने hm, क्या होता है am गुने hm, है ना, am गुने hm भी होता है ना, gm बराबर am गुने hm। तो ये तीन संबंध होता है इन तीनों में, है ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में ये तीन संबंध। पहला संबंध
जब a एवं b का मान अलग अलग हो तो सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन होगा। जब दोनों का मीन बराबर हो तो सभी के संबंध बराबर होंगे, सभी का वैल्यू बराबर होगा, है ना। और एक संबंध होता है gm इजकल टू अंडर रूट am गुने hm, है ना। मतलब ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है अंडर रूट hm और अर्थमेटिक मीन गुने हार्मोनिक मीन, है ना। इतना संबंध इन तीनों में होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप लोग सीख पाए होंगे और आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, है ना। एक नोटबुक लेकर बैठिए और हर लेक्चर को, हर क्लास को नोट करते चलिए। आपको एकदम क्लास जैसा फील होगा, प्लस समझ में भी ज्यादा आएगा। और जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज को नोट करता है, लिखता है, तो उस समय पूरा आपका माइंड कंसंट्रेट रहता है, इधर उधर आपका डाइवर्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ते चलिएगा तो आपका एक नोट भी बनता रहेगा और आप नोटबुक भी हो जाएगा, एक फेयर भी बन जाएगा, क्लास भी हो जाएगा। रिवीजन करने में नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम समय लगेगा। तो इस तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसे खत्म कर सकते हैं, है ना। तो इन तीनों में आपका यही संबंध होता है। और आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें क्या क्या होता है। तो अब ये रेशियो में आपका यहां तक आप देख लिए कि इन तीनों में क्या संबंध होगा, है ना। इन तीनों में क्या संबंध होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी और हार्मोनिक मीन 2ab बटा a प्लस बी। जब a और b का मान बराबर होगा, सॉरी a और b का मान अलग होगा, जब a एवं b का मान, a और b का मान जब अलग होगा, तब आपका am सबसे बड़ा, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा कौन होता है, हार्मोनिक मीन। उसके बाद बीच में कौन होता है, ज्योमेट्रिक मीन। यानी सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, तब ज्योमेट्रिक मीन और तब कौन, हार्मोनिक मीन। जब a का और b का मान अलग अलग हो, जब दोनों का मान बराबर होगा तो सभी संबंध आपस में बराबर होंगे। जब a और b बराबर होगा तो am बराबर gm बराबर hm बराबर होगा, है ना। और एक संबंध होता है थर्ड कि gm बराबर अंडर रूट am गुने hm, है ना। ज्योमेट्रिक मीन बराबर अंडर रूट अर्थमेटिक मीन गुने कौन सा होता है, हार्मोनिक मीन, है ना। तो इतना होता है, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे, है ना। तो इसके आगे हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इसके आगे हम लोग अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में क्या होता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में क्या लिखा है, जैसे कहीं लिखा है कि यदि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर k हो तो, है ना, k हो तो बराबर k हो तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी k का मान क्या निकालेंगे, इसमें क्या संबंध हो सकता है। तो देखिए इसमें संबंध क्या हो सकता है, हम लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इजकल टू होगा आपका सम ऑफ नोमिनेटर बटा सम ऑफ डोमिनेटर, है ना। सम ऑफ डोमिनेटर, जब भी ऐसा संबंध दिया हो कि यदि a बाई बी इजकल टू सी बाई डी इजकल टू ई बाई एफ बराबर k हो, तो k के संबंध में क्या लिख सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इजकल टू सम ऑफ नोमिनेटर बटा सम ऑफ डोमिनेटर। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक अनुपात का मान, हिंदी में लिख देते हैं, प्रत्येक अनुपात का मान प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है अंशों का योग, ध्यान दीजिए, अंशों का योग बटा हरों का योग, है ना। अंशों का योग बटा हरों का योग, है ना। अंशों का योग बटा हरों का योग, यही चीज इंग्लिश में है कि सम वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इजकल टू सम ऑफ नोमिनेटर बटा सम ऑफ डोमिनेटर।
नोमिनेटर मतलब अंश और डोमिनेटर मतलब हर, है ना। तो अंशों का योग बटा हरों का योग। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो अंश को एक बार जोड़ लेंगे ऊपर में, हर को जोड़ लेंगे नीचे में, है ना। तो के का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, है ना, यहाँ से के का मान निकल जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम लोग। आप इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, है ना। हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट अगर लेने का मन होगा तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। नोट करते चलिए। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। आइए वो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ले लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे कहीं लिखा हो कि यदि ए बटा बी प्लस सी बराबर ए बटा बी प्लस सी बराबर बी बटा सी प्लस ए बराबर सी बटा ए प्लस बी, है ना, सी बटा ए प्लस बी बराबर के हो, तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, है ना, के का मान ज्ञात करें। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, अभी आपको सीखा है कि अभी क्या सीखा है कि के बराबर क्या लिखेंगे, के बराबर अंशों का योग, अंशों का योग बटा हरों का योग, हरों का योग। इसी को ना हम लोग भी बोले हैं कि सम ऑफ नोमिनेटर बटा सम ऑफ डोमिनेटर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अंशों का योग, तो अंश बोलिए क्या है, ए बी सी। तो ऊपर में लिख देंगे कि के बराबर ए प्लस बी प्लस सी होल का बट्टा। अब यहाँ हर में क्या है, बी प्लस सी प्लस, फिर क्या है सी प्लस ए, सी प्लस, ध्यान दीजिए, फिर यहां से क्या है कि सी प्लस ए प्लस, फिर क्या है ए प्लस बी, यही तो है ना। तो अब ऊपर में सबको जोड़ देंगे, ऊपर में तो ऊपर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, देखिए बी एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ, सी देखिए एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा बी प्लस, ध्यान दीजिए, आ जाएगा बी प्लस सी, ई वाला बी प्लस सी, उसके बाद सी प्लस ए, और फिर आ जाएगा आपका ए प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन अगर निकाल लें तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं। 2 कॉमन क्यों लिए, देखिए a 2 बार, c 2 बार और b भी तो 2 बार है, सब 2 बार आ रहा है, इसीलिए कॉमन निकाल लेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बच जाएगा आपका कितना 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू है, k का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जब भी इस तरह से क्वेश्चन देगा कि यदि कहीं लिखा हो ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए और सी बटा ए प्लस बी इक्वल टू के, और के का वैल्यू क्या हो, तो अभी हम लोग फॉर्मूला बनाया है कि इच वैल्यू ऑफ रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ नोमिनेटर बटा सम ऑफ डोमिनेटर, है ना। प्रत्येक अंशों का योग बटा प्रत्येक हरों का योग। तो जो अंश में था ए प्लस बी प्लस सी उससे जोड़ दिए, और जो हर में था उससे जोड़ दिए, इसे सॉल्व कर दिए, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया 1/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आइए इसी से रिलेटेड कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, है ना, देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि, ध्यान दीजिए, यदि लिखा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दिया है 2:5:7,
फिर कह रहा तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 14 हो तो, है ना, 14 हो तो c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन जरा फिर से समझ लीजिए। दिया है कि यदि कहीं लिखा हो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इक्वल टू 2:5:7 दिया है, तथा a प्लस बी प्लस सी का मान 14 हो तो c का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। c का मान क्या होगा, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। a प्लस बी का कितना दिया है 2, b प्लस सी का कितना दिया है 5 और c प्लस a का कितना दिया है 7। तो इसको अगर हम 2x मान लें, इसको अगर हम कितना 5x मान लें, है ना, और इसको कितना 7x मान लें, है कि नहीं, 7x मान लें, तो आप देख लीजिए कि a प्लस बी का वैल्यू कितना 2x, b प्लस सी का कितना 5x और c प्लस a का कितना हो गया 7x। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी और प्लस c प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 7x, इतना तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि देखिए a प्लस बी का वैल्यू 2x, b प्लस सी का वैल्यू 5x और c प्लस a का वैल्यू कितना 7x है, तो लिख दिए। अब इसको लिखेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 14x, कितना हो जाएगा 14x, 5 और 2 7 और 7 14x, है ना। देखिए 2 बार a आया है, 2 बार b आया है और 2 बार c भी आया है, तो 2 कॉमन कर लिए, तो 2 इंटू देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में गिवन है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना गिवन है 14, तो यहाँ भर देते हैं 14 बराबर कितना हो जाएगा 14x, तो 14 से 14 कट जाएगा, तो चूंकि x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा x बराबर बच जाएगा 2, तो x बराबर आ गया 2। तो अब कह रहा है कि c का मान क्या होगा, है ना, c का मान क्या होगा। तो c का मान निकालने के लिए देखिए करेंगे क्या, अब देखिए हम क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, यही ना है, a प्लस बी प्लस सी माइनस के क्या घटा देंगे c, माइनस क्या घटा देंगे c, तो c का मान निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी में से हम घटा देते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी में से हम घटा देंगे a प्लस बी का मान, है ना, a प्लस बी का मान घटा देंगे, तो आप बताइए तो आ जाएगा क्या c का मान, c बराबर हो जाएगा क्या, देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है, a प्लस बी प्लस सी का मान आया कितना है बोलिए, तो आया है 14, तो यहाँ लिख देंगे 14। अब माइनस देखिए a प्लस बी का मान कितना है 2x, a प्लस बी का मान कितना है 2x, तो यहाँ 2 और x का मान कितना है 2, तो इससे गुणा कर देंगे 2, तो बताइए 14 और 2 दूना 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, तो अब बताइए c का मान कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से c का मान कितना आ गया 10। एक बार फिर से समझ लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 5 7 का अनुपात दिया था और a प्लस बी प्लस सी का मान 14, तो c का मान क्या होगा पूछ रहा था। तो हमने क्या किया कि a प्लस बी का जो 2 दिया उसको मान लिया 2x, b प्लस सी का जो 5 दिया उसको मान लिया 5x और c प्लस a का जो दिया है 7 उसको मान लिया हम लोग 7x। तो अब बताइए इस वैल्यू को रेशियो को अगर जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी या प्लस सी प्लस a जोड़ दिए तो आ गया 2x प्लस 5x प्लस 7x, क्योंकि देखिए a प्लस बी का 2x, b प्लस सी का 5x और c प्लस a का 7x, तो जोड़ दिए, तो अब इसको जोड़े तो आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 14x, इसको जोड़िएगा तो आएगा 14x, और a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में गिवन है कितना 14, तो भर दिए 14, तो 2 इंटू 14 बराबर 14x, 14 से 14 कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। पूछा था c का मान, तो सुनिए c बराबर लिख सकते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी, तीनों के मान में से अगर a b का मान घटा देंगे तो केवल c का मान नहीं निकल जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में तो गिवन ही है 14, तो भर दिए यहाँ 14, है ना, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है 2x, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 2x, तो 2 x के जगह कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुना 2 कितना 4, तो 14 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा कितना 10, तो c का वैल्यू कितना आ गया 10। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अब। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि
करें कि b प्लस सी बाई ए, बी प्लस सी बाई ए बराबर दे दे b प्लस सी बाई ए बराबर दे दे c प्लस ए बाई बी, सी प्लस ए बाई बी बराबर दे दे a प्लस बी बाई सी, है ना, a प्लस बी बाई सी बराबर के हो तो, ध्यान दीजिए के हो तो के का मान ज्ञात करें, है ना, के का मान ज्ञात करें, ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी आपसे दे सकता है। तो सुनिए हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि के इजकल टू सम ऑफ नोमिनेटर, मतलब अंशों का योग बटा हरों का योग, तो अंश इसमें कितना ऊपर b प्लस सी, है ना, b प्लस सी प्लस इसमें अंश कितना है c प्लस ए, है ना, c प्लस ए प्लस इसमें अंश कितना है a प्लस बी, a प्लस बी बटा तीनों में हर कितना है a प्लस बी प्लस सी, है ना, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, है ना। आपको फार्मूला पढ़ाए थे ना, अंशों का योग बटा हरों का योग, प्रत्येक रेशियो का मान बराबर अंशों का योग बटा हरों का योग, उसी फार्मूला पे चल रहे हैं, है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि k इजकल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन नीचे तो है ही a प्लस बी प्लस सी, ये तो है ही, तो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी सी ए बी सी और ए बी सी खत्म हो गया, तो ऊपर बच गया कितना 2 और बाटा में कितना 1, तो इसका 2 कितना हो जाएगा 2, तो k का मान कितना हो जाएगा 2, है ना, k का मान कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग k का मान भर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट ध्यान देते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f बराबर 3 बटा 5 हो, तो अभी k नहीं दिया ना, कोई डिजिट दे दिया 3 बटा 5 हो, तो ma प्लस nc प्लस oe बटा mb प्लस nd प्लस of का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है क्या होगा। तो सुनिए ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप बताइए कि a बटा b इजकल टू c बटा d इजकल टू e बटा f का मान कितना दिया है 3 बटा 5, 3 बटा 5 दिया है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब पहले समझिए कि देखिए a बटा b का वैल्यू भी 3 बटा 5 है, c बटा d का वैल्यू भी 3 बटा 5 है और e बटा f का वैल्यू भी 3 बटा 5 है। क्यों 5 है, क्यों ऐसा है, क्योंकि सब आपस में क्या है बराबर है, सब आपस में बराबर है। तो हम अलग अलग इसको भी लिख सकते हैं कि देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बटा b बराबर कितना 3 बटा 5, फिर लिख सकते हैं कि c बटा d बराबर कितना 3 बटा 5, और फिर लिख सकते हैं कि e बटा f बराबर कितना 3 बटा 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से समझ पाए कि सभी का मान क्या है बराबर है, तो ये सब आपस में बराबर है। तो पूछ रहा है कि ma प्लस nc प्लस oe बटा mb प्लस nd प्लस of का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ma प्लस nc प्लस oe बटा, ध्यान दीजिए बटा mb प्लस nd प्लस of। तो सुनिए आप अगर इसको देखिएगा अलग अलग, इसको अगर हम लिख दें, ध्यान दीजिए, अब जैसे हम लिख दें कि ma बटा mb बराबर, ऐसे लिख दें nc बटा nd बराबर oe बटा of। तो देखिए इसका मान कुछ भी हो, आप बताइए इस सब में कॉमन कट जाएगा क्या, सब में कॉमन कट जाएगा। जब सब में कॉमन कट जाएगा तो बच गया क्या a बटा b c बटा d e बटा f। देखिए a बटा b c बटा d e बटा f बराबर कितना 3 बटा 5, तो बराबर में कितना आ जाएगा 3 बटा 5, है कि नहीं 3 बटा 5। तो कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम चीज से गुना करेगा। मान लीजिए m का वैल्यू 1 है तो 1 में a से गुना, तो 1 में b से भी गुना, यानी 3 में 1 से गुना तो 5 में भी 1 से गुना, तो अंतर तो करना नहीं है कि नहीं। तो उसी तरह से इस सब में कॉमन कट जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहीं भी लिखा हो इस तरह से ma प्लस nc प्लस oe बटा, फिर ध्यान दीजिए mb प्लस nd प्लस of, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा कितना आपका, इसका भी मान कितना हो जाएगा 3 बटा 5, 3 बटा 5, या इसी को लिख सकते हैं 3:5, है ना, इसी को लिख सकते हैं 3:5। कैसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखिए ये तो कॉमन है ना, तो कॉमन तो निकल जाएगा तो कट जाएगा,
देखिए अगर ई का वैल्यू भी 3/5 है, ई बटा एफ का वैल्यू 3/5 है, सी बटा डी का वैल्यू भी 3/5 है और ए बटा बी का वैल्यू भी 3/5 है, क्योंकि हमने यहां से इस चीज को क्लियर कर दिया है कि नहीं। तो इसमें किसी भी चीज से गुना करे, जो अंक से ऊपर गुना करेंगे वही अंक से नीचे, तो कोई प्रभाव पड़ेगा, वही रहेगा। जो परिवर्तन इसमें वही परिवर्तन इसमें, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर 5 से गुना करते हैं, चाहे मान लीजिए 3 से गुना करते हैं, तो 3 से यहाँ 3 से यहाँ, तो 3 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 3 कट जाएगा, है कि नहीं। चाहे तीनों में अगर अलग अलग वैल्यू रखे तो भी तो ऊपर ऊपर कट जाएगा। यहाँ 5 रखे, यहाँ 2 रखे, यहाँ 1 रखे, तो 1/1 एम का वैल्यू कट गया, 3/3 एन का वैल्यू कट जाएगा, 5/5 का वैल्यू कट जाएगा, तो बचेगा इसी का ना वैल्यू 3/5, ई बटा एफ, सी बटा डी और ए बटा बी, यही तो बचेगा। तो इसीलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, ध्यान दीजिए हम समझाना क्या चाहते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा ए बराबर 3/5 हो, तो इस तरह से कुछ भी जोड़ दे उसमें और पूछे उसका मान क्या होगा, तो उसका मान यही होता है, सेम टू सेम यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो चीज एम जुट रहा है, एन जुट रहा है, ओ जुट रहा है, ये तो कट ना जाएगा, ये तो कट जाएगा। इसीलिए जो वैल्यू इसका होगा, इसका वही वैल्यू इसका भी होगा, इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व किए बिना भी डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी, है ना। तो आइए देखते हैं इसके आगे अगला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये सारा क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं थ्योरी के रूप में बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। क्वेश्चन तो बुक में अलग रहेगा ही, जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, अभी तो हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं, है ना। जैसे भी कहीं दिया है कि ए बटा बी बराबर दे दिया आपका, ए बटा बी बराबर दे दिया बी बटा सी बराबर दे दिया सी बटा डी बराबर में दे दिया 1/2 हो, तो ध्यान दीजिए, हो तो ए अनुपात डी तथा बी अनुपात डी का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, क्या होगा, है ना, क्या होगा, वो ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या कह रहा है। सुनिए, देखिए ए बटा बी बराबर दिया है बी बटा सी बराबर दिया है सी बटा डी बराबर कर रहा है 1/2 है। इसका मतलब कि ए बटा बी का मान भी 1/2, बी बटा सी का मान भी 1/2 और सी बटा डी का मान भी 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि सब आपस में बराबर दिया है, सब आपस में क्या दिया है, बराबर दिया है। तो 1/2 इसका भी होगा, 1/2 इसका भी होगा और 1/2 इसका भी होगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बटा डी यानी ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो सुनिए, ए बटा डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बटा डी जाने के लिए पहले हम शुरू करेंगे किससे, ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा क्या हो जाएगा डी। आप जान रहे हैं कि सबका वैल्यू बराबर है, सबके बराबर में कितने दे 1/2, मतलब इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2 ही होगा। तो ध्यान दीजिए 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा 1/8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/8। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है बी बटा सी, है ना, बी बटा सी। देखिए सॉरी बी अनुपात डी पूछ रहा है, तब बी बटा डी देख लीजिए, बी बटा डी। तब बी बटा डी लाने के लिए बी से हमको बी से कहाँ जाना है डी पर, तो यहाँ लिखेंगे बी बटा सी गुने सी बटा क्या डी। अब इसका मान भर लीजिए, तो 1/2 गुने 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तब यहाँ से आएगा बी अनुपात डी बराबर 1 कितना 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। तो आइए हम इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2, फिर दिया बी अनुपात सी बराबर 3/5, फिर करा सी अनुपात डी बराबर 4/3 हो, तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा। ए अनुपात डी का मान कर रहा था। सुनिए, जब ए बटा डी की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए बटा बी गुना, फिर लिखेंगे बी बटा सी गुना, फिर क्या लिखेंगे सी बटा डी। तो यहां से ध्यान दीजिए ए बटा बी का वैल्यू कितना 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2 गुना। अब देखिए बी सी का वैल्यू कितना 3/5, तो यहाँ लिखिए 3/5 गुना। फिर देखिए सी अनुपात डी का मान कितना है 4/3, तो यहाँ लिखिए 4 बटा में कितना 3।
तो कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। तो देखिए कट सकता है, 3 3 कट सकता है, 2 से 4 भी 2 बार में कट सकता है। तब यहाँ से आपका वैल्यू जो आएगा ऊपर में आ जाएगा 2 और बट्टा में कितना जाएगा 5, है ना, बट्टा में आ जाएगा 5। तो अब आपका ये आपका आ गया कितना a/d का वैल्यू, a/d का वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं कि a अनुपात d बराबर a का वैल्यू कितना 2 और d का वैल्यू कितना 5, है ना, d का वैल्यू 5। यानी ऊपर वाला वैल्यू a का होता है, बटा वाला d का होता है ना, बाद वाला का होता है, पहले वाला का ऊपर और बाद वाला का जो होता है नीचे, है ना। तो 2:5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:5। अगर डाटा एक ही देता सबका तो एक ही चीज भरते, जैसे 1/2 पिछले क्वेश्चन में दिया था तो 1/2 सभी जगह भर रहे थे, लेकिन इस बार अलग दे दिया है तो अलग भरेंगे, है कि नहीं। इस बार अलग दिया है तो अलग भरेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर d अनुपात e एवं a अनुपात e का वैल्यू दिया 1:16 हो तो b अनुपात d का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, ऐसा पूछ रहा है। तो सुनिए ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ लिखे कि चूंकि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d, है ना, बराबर d अनुपात e बराबर, अगर हम मान लिए यहाँ k, माना क्या मान लिए k, है ना, k मान लिए, तो हम लिख सकते हैं कि a बटा e बराबर a बटा b, है ना, a बटा b गुना b बटा c गुना c बटा d गुना d बटा e, कितना लिख सकते हैं, है कि नहीं। और a और e का वैल्यू, a का वैल्यू देखिए दिया है कितना, a का, e का वैल्यू कितना दिया 16, तो हम लिख दें कितना 1/16, है ना, 1/16 बराबर, इस सब को हम क्या माने, इस सब के बराबर क्या माने हैं k, तो इसका भी वैल्यू k, इसका भी k, इसका भी k, इसका भी k, तो हम लिख सकते हैं k गुने k गुने k गुने k, है कि नहीं। तो सुनिए 1/16, तो 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर कितना 4 इजकल टू k का पावर कितना, k का भी पावर 4, देखिए k 1 2 3 4 बार है तो 4 बार k, 1/2 का पावर 4 1/16 होगा, तो पावर सेम है तो कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि k बराबर कितना आ जाएगा 1/2, k बराबर कितना आ जाएगा 1/2, और सब के बराबर में k माने, यानी इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि b अनुपात d, यानी b बटा d का मान क्या होगा। तो बताइए b बटा क्या हो जाएगा c, और c बटा क्या हो जाएगा d, है कि नहीं। तब इसका वैल्यू भर दीजिए 1/2 गुने 1/2 बराबर में कितना देगा 1/4, 2 दूना 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि b अनुपात d का जो मान होगा वो 1 अनुपात कितना होगा 4, है ना, 1 अनुपात 4 होगा, इतना हम लोग कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करेंगे, है ना, और उम्मीद करते हैं कि आप ये इसको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, है ना, आप जाके कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो भी पढ़ाए होंगे वो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो बहुत लंबा वीडियो भी बहुत लोग नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन थ्योरी है तो थोड़ा सा लंबा तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, थ्योरी में थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक बार सभी लोग आप लाइक कर दें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसे एक बार चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे जाके क्लिक कर दे और ऑल पे जाके क्लिक कर दे, ताकि जितना वीडियो हम डालें वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के पास फैलाएं, ताकि और लोग जो इससे वंचित रह जा रहे हैं वो भी सीख पाए। और हमारा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा सीख पाएंगे, और आज के बाद रेशियो में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने रेशियो एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से शुरू किया है। जो कुछ भी कभी नहीं जानता होगा वो भी बिल्कुल शुरू से अंत तक पढ़ सकता है। और जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन में तो इतना मजा आएगा, आपको लगेगा क्वेश्चन में जान ही नहीं है, इतना मजा आएगा, क्योंकि थ्योरी में पूरा आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।